हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि दाइजंग अपने सारे क्राइम्स कबूल कर लेता है और फिर वो अपने फादर से जेल में मिलता है। ली ह्यून ने मिस चा को बताया था कि पार्क ने मर्डर नहीं किया था और ऑफिसर्स ने गलती से पार्क को अरेस्ट कर लिया था, पर दाइजंग ने अपने फादर का बदला लिया। उसने पहले जोजो को मारा जो असली किलर था और प्रोसिक्यूटर शिन जो दाइजंग से बच गए हैं वही दाइजंग की मॉम और सिस्टर के मर्डर के केस के इंचार्ज थे। ली ह्यून प्रोसिक्यूटर शिन के पास जाता है और उनसे पार्क को अरेस्ट करने का रीजन पूछता है और ये भी पूछता है कि अगर आपको पहले से ही रियल किलर का पता था तो क्या आपने पार्क को जानबूझकर अरेस्ट किया। ली ह्यून को ऑफिसर जिनसू की बात याद आती है जो उसे कुछ देना चाहते थे। ली ह्यून प्रोसिक्यूटर शिन से पूछता है कि क्या आपके पास ऑफिसर जिनसू की कोई चीज है। प्रोसिक्यूटर शिन हंसने लगते हैं। ली ह्यून उसे कहता है कि आपको पता था कि जोजू ने ही मर्डर किया है और जोजू आपको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लाकर देता था जिससे आपको बहुत फेम मिला, पर जब जोजू ने एक मर्डर कर दिया तो आपके पास उसे बचाने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची। प्रोसिक्यूटर शिन कहते हैं कि चलो एक बार मैं तुम्हारी बातें मान भी लेता हूँ, पर एक पर्सन के सेक्रीफाइस से बहुत लोगों को फायदा हुआ। ली ह्यून उन्हें एक क्वेश्चन के बारे में बताता है जो अक्सर साइको सीरियल किलर से पूछा जाता है कि एक हॉस्पिटल में 5 पेशेंट है और हर पेशेंट को अलग अलग ऑर्गन ट्रांसप्लांट चाहिए। तभी एक यंग मैन हॉस्पिटल में एंटर करता है जो उन 5 पेशेंट्स को ऑर्गन दे सकता था। तो अब डॉक्टर को क्या करना चाहिए? तो एक सीरियल किलर का जवाब होगा कि उस यंग मैन को मार दो ताकि बाकी 5 पेशेंट बच जाएं। बिल्कुल यही आंसर प्रोसिक्यूटर शिन का था कि एक पर्सन के सेक्रीफाइस से बहुत लोगों का फायदा होता है। प्रोसिक्यूटर शिन कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि मैं एक दिन मिस्टर ली के बेटे से ऐसी बातें करूंगा। ये सुनकर ली ह्यून शॉक हो जाता है कि आप मेरे फादर को कैसे जानते हैं। प्रोसिक्यूटर शिन कहते हैं कि मैंने ही जून यंग को जेल पहुंचाया था। जून यंग को रॉबरी मर्डर केस में अरेस्ट किया गया था और वो मर्डर्स करने के बाद विक्टिम्स की बॉडीज को भी गायब कर देता था और अगर बॉडी मिल भी जाती थी तो कोई सबूत नहीं मिलता, तो उसे पकड़ने के लिए वहाँ नकली सबूत रखा गया। ली ह्यून कहता है कि क्या ये मेरे फादर ने किया था। प्रोसिक्यूटर शिन से कहते हैं कि अगर तुम्हारे फादर ने ये किया भी होगा तो क्या उन्होंने अच्छा किया या फिर बुरा। प्रोसिक्यूटर शिन को ली ह्यून की मेमोरी लॉस के बारे में भी पता था और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें 2 बार मेमोरी लॉस हुआ था, एक तुम्हारे फादर की डेथ से पहले और एक उनकी डेथ के बाद, पर ली ह्यून को ऐसा कुछ भी याद नहीं था। प्रोसिक्यूटर शिन ली ह्यून से पूछते हैं कि तुम्हें तुम्हारी मदर की डेथ के बारे में कितना याद है और बस उसी समय कोई आदमी वहाँ आकर ली ह्यून के सर पर मारता है और ली ह्यून की पास्ट मेमोरीज रिप्ले होने लगती है जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी। घर पर मिस चा का अकेले में मन नहीं लग रहा था क्योंकि वो ली ह्यून को मिस कर रही थी और उसे ली ह्यून की फिक्र हो रही थी। देन मिस चा को अपनी और अपने फादर की फोटो पर ली ह्यून का नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मुझे तुम याद हो स्टॉकर और ये तुम ही हो। दूसरी तरफ ली ह्यून को होश आता है और उसके सर से खून निकल रहा था। वहीं पर एक पर्पल फ्लावर की पेंटिंग रखी हुई थी और ली ह्यून को कुछ कुछ याद आता है और इस दिन के बाद प्रोसिक्यूटर शिन हमेशा के लिए गायब हो गए। पुलिस स्टेशन में पुलिस चीफ मिस चा को फिर से इन्वेस्टिगेशन टीम में वापस ले लेते हैं। दूसरी तरफ कोई पर्सन एक लड़के को ली ह्यून की बुक देता है जिसमें नोट पर लिखा था कि ट्यूसडे 2 PM और थर्सडे 4 PM प्रोफेसर ली ह्यून का स्पेशल लेक्चर है कांगसन यूनिवर्सिटी में। ली ह्यून यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था और उसका टॉपिक था कि साइको पर्सन्स बॉर्न होते हैं या फिर बनाए जाते हैं। यहीं पर वो लड़का भी बैठा हुआ था और टीम लीडर कांग के साथ मिस चा भी वही थी जो ली ह्यून को हाई करते हैं, पर ली ह्यून उन्हें इग्नोर कर देता है। लेक्चर के बाद ली ह्यून उसी लड़के से मिलता है, इसका नाम लीजंग है। लीजंग उसे कहता है कि मैंने आपकी बुक रीड की और मैं मर्डर के बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ कि अगर किलर का बेटा भी उसी गलत एनवायरनमेंट में बड़ा हो तो क्या वो भी किलर बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो एक किलर का ही खून है। ली ह्यून उसे पूछता है कि क्या तुम्हें भी डर है कि कहीं तुम भी एक किलर ना बन जाओ और क्या तुम लोगों को मारना चाहते हो। लीजंग कहता है कि नहीं, पर आपकी बुक में लिखा है कि जीन्स की वजह से कि एक पर्सन के किलर बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्या किसी दिन मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। वहीं पर कांग मिस चा को बताता है कि प्रोसिक्यूटर शिन ने सबको यही मैसेज किया है कि कोई भी उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करे और इसके बाद कांग ली ह्यून को इन्वेस्टिगेशन टीम ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है। तो ली ह्यून उससे इस बात के पैसे मांगता है, पर कांग इतना पे नहीं कर सकता था। तो ली ह्यून उसे कहता है कि मैं जिस भी केस में इंटरेस्टेड होऊंगा तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अकेले में मिस चा ली ह्यून से पूछती है कि क्या तुम्हारी मेमोरीज वापस आ गई हैं, और फिर हम पास देखते हैं जहाँ पर छोटी मिस चा पुलिस स्टेशन आकर ऑफिसर से कह रही थी कि मेरे फादर ने कोई क्राइम नहीं किया, पर वो ऑफिसर उस पर गुस्सा कर रहा था और तभी वहाँ से ली ह्यून गुजरता है। बाद में छोटी मिस चा ऑफिसर्स की बातें सुन लेती है
जो ली ह्यून के बारे में ही बातें कर रहे थे। तो वो सोचती है कि क्या मेरे जैसा ही एक और बच्चा है जिसने जून यंग की वजह से अपनी फैमिली खो दी, और उसके पीछे ही ली ह्यून था जो ऑफिसर्स की बातें सुन लेता है जो उसे वियर्ड कह रहे थे। पर कार वहाँ से चली जाती है और ली ह्यून को देखकर ऑफिसर्स बहाने बनाने लगते हैं, और वहीं पर ये दोनों पहली बार मिले थे। प्रेजेंट में ली ह्यून उसे कहता है कि तुम अनोइंग थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मेमोरी से इरेज कर दी। और फिर ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं। मिस चा जानना चाहती थी कि ली ह्यून को उसके घर का पासवर्ड कैसे पता चला, और ली ह्यून ने उस डेट को एज पासवर्ड यूज किया जिस दिन जून यंग जेल से भागा था और मिस चा के फादर गायब हुए थे, और ये कोड बिल्कुल सही था। और वहीं पर ली ह्यून को अपने फादर मिस्टर ली की फाइल मिलती है जिसके बारे में प्लानिंग ऑफिसर ने कहा था कि ऐसी कोई फाइल नहीं है। प्रेजेंट में ली ह्यून मिस चा से कहता है कि ऐसे मुझे ये सब पता चला, एक ने झूठ बोला और एक ने चोरी की। मिस चा कहती है कि मैंने तो बस उनकी परमिशन के बिना उनसे कुछ टाइम के लिए उस फाइल को बोरो किया था। घर पर ली ह्यून बेसमेंट में बैठा पर्पल फ्लावर्स की पेंटिंग की तरफ देखकर ली जंग की कही बातों के बारे में सोच रहा था, और ली ह्यून एक बुक निकालता है जिसका नाम था द वॉल्व स्टोरी, और वो ये बुक ली जंग को पार्सल करता है जो उस समय पार्ट टाइम जॉब पर था। ली ह्यून जून हो को अपने घर खाने पर बुलाता है, और उसी समय एक और मर्डर हो जाता है और पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है। दोनों पर्सन्स मरे हुए लग रहे थे, पर तभी ली जंग पुलिस ऑफिसर को पकड़कर कहता है कि मैंने इस पर्सन को मारा है, और फिर वो बेहोश हो जाता है। डिनर पर जून हो ली ह्यून से पूछता है कि तुम कुछ परेशान लग रहे हो, तो वो उसे बताता है कि मैं एक लड़के के बारे में सोच रहा हूँ जो आज मेरे लेक्चर में आया था। जून हो उसे कहता है कि जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे ज्यादा अच्छे हो। ली ह्यून इस बात पर स्माइल करता है। ली ह्यून को चोई की कॉल आती है जो उसे बताता है कि ऑफिसर जिनसू के घर को सील करने के बाद सबसे पहले जून हो ही वहाँ गया था। कॉल कट करके ली ह्यून जून हो से पूछता है कि समर ब्रेक चल रहा है पर आपकी फैमिली अमेरिका से वापस नहीं आई। जूनो कहता है कि इस समय मैं उनके पास जाता हूँ, बट काम की वजह से मैं जा नहीं पा रहा। चोई जिमी को बताता है कि ली ह्यून ने मुझे ऑफिसर जिनसू के क्राइम सीन पर गए हुए पर्सन्स की लिस्ट चेक करने को बोला है। तो जिमी उसे कहता है कि मर्डर के टाइम तो तुम वही आसपास ही थे, तो तुम सबसे पहले वहाँ पहुंचे होंगे, पर लिस्ट पर तो तुम्हारा नाम ही नहीं है। चोई कहता है कि मैं भी ली ह्यून मेरे बारे में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी तरफ ली जंग को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तो पैरामेडिक्स को उसके पास एक पेपर मिलता है जिस पर ली ह्यून का नंबर था, और ली ह्यून ने खुद अपना नंबर ली जंग को दिया था ताकि जरूरत के टाइम वो उसे कॉल कर सके। तो ली ह्यून को उनकी कॉल आती है और वो उसे सारी बात बताते हैं, और जून हो भी ली ह्यून के साथ जाने को रेडी हो जाता है। हॉस्पिटल में जूनो कहता है कि मैं बॉडी को चेक करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे कुछ मिलता है या फिर नहीं। इसके बाद ली ह्यून लॉयर जंग को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें अपना लॉयर बनाना चाहता हूँ। देन ली ह्यून मिस चा को कॉल करके ऑफिस के बाहर बुलाता है और उसे पिक करता है। रास्ते में ली ह्यून मिस चा को ली जंग के केस के बारे में बताता है, और ये दोनों उसी क्राइम सीन पर जाते हैं, और कांग के कहने पर ली ह्यून टीम का एडवाइजर बनने को भी रेडी हो जाता है। कांग उन्हें बताता है कि हमें फाइनली क्राइम सीन से थर्ड पर्सन का ब्लड सैंपल मिल गया है। दीवारों पर खून के निशान देखकर ली ह्यून और मिस चा बताते हैं कि ये मर्डर किसी राइट हैंडेड पर्सन ने किया है, पर ली जंग तो लेफ्ट हैंडेड है। और जून हो भी उन्हें बताता है कि मैंने विक्टिम की बॉडी चेक की और इससे पता चलता है कि ली जंग किलर नहीं है। हॉस्पिटल में डिटेक्टिव्स डॉक्टर से ली जंग की स्टेटमेंट लेने की बात करते हैं, तभी वहाँ लॉयर जंग आकर उन्हें स्टेटमेंट लेने से मना कर देता है क्योंकि अभी तक ली जंग के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लॉयर जंग ली जंग के रूम में जाता है जहाँ पर जून हो भी था, और वो जून हो से कहता है कि काफी टाइम हो गया है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दूसरी तरफ कांग सभी टीम मेंबर से इस केस पर बात कर रहा था, तो सनवो कहता है कि हम इस केस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों करें जो हमें साइन ही नहीं किया गया। दरअसल ये केस दूसरे डिटेक्टिव्स को मिला था जो हॉस्पिटल में भी थे। तो कांग कहता है कि ली ह्यून इस केस से जुड़ा हुआ है ली जंग की वजह से, और ली ह्यून हमारा एडवाइजर भी है, तो हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो अब ली ह्यून क्राइम सीन के अकॉर्डिंग सारी सिचुएशन को इमेजिन करता है कि कैसे किलर ने सबसे पहले फर्स्ट विक्टिम जोंग सू को मारा, और फिर ली जंग उस किलर को पकड़ने आया और उसे भी चाकू लग गया। मतलब ली जंग ने किसी को बचाने के लिए खुद को एज किलर बता दिया। हॉस्पिटल जाने पर मिस चा और ली ह्यून लॉयर जंग को वहाँ देखते हैं, और ली जंग को भी होश आ चुका था। तो ली ह्यून लॉयर जंग और मिस चा को वहाँ से जाने को बोलता है। मिस चा के पास कार नहीं है, तो लॉयर जंग उसे लिफ्ट ऑफर करता है, पर वो मना कर देती है ये कहकर कि मैं किसी इवल लॉयर के कार में नहीं बैठना चाहती। पर लॉयर जंग कहता है कि मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ, और मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मुझे बस अपने क्लाइंट को डिफेंड करना होता है। पर फिर भी मिस चाओ से मना करके वहाँ से चली जाती है, और लॉयर जंग के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं, शायद उसे गुस्सा आ रहा था। ली ह्यून सारी रात ली जंग के पास ही बैठा रहा और उठकर देखता है कि ली जंग पहले से ही उठा हुआ है।
ली ह्यून उससे काफी कुछ पूछता है, पर वो सिर्फ उसे द वॉल्फ स्टोरी वाली बुक लाने को बोलता है। ली ह्यून कहता है कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि ली जंग ऐसा क्यों कर रहा है। पुलिस स्टेशन में सनवू कहता है कि फर्स्ट विक्टिम जोंग-सू उस मर्डर का विटनेस था जो ली जंग के फादर ने किया था, जो 12 साल के लिए जेल में है। तो बस ली जंग ने अपने फादर का बदला लिया उस विटनेस को मारकर। पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कोई और लड़का ली जंग के फादर से मिलने जेल आता है और ये लड़का ली जंग के फादर को डैड कहता है। ली ह्यून ली जंग के घर जाकर उसका रूम चेक करता है, जहाँ पर उसे ली जंग और उसके फ्रेंड जिन वू की फोटो मिलती है। उसे वहाँ पर अपनी बुक भी मिलती है जिसमें उसके लेक्चर का नोट था। ये हैंडराइटिंग ली जंग की नहीं थी। तो ली ह्यून को शक होता है कि किसी ने जानबूझकर ली जंग को मेरे पास भेजा था। हॉस्पिटल में ली जंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ली ह्यून ली जंग के घर से बाहर आता है जहाँ पर मिस चाओ उसका वेट करी थी और वो उसे पूछती है कि तुम ली जंग से इतना ऑब्सेस क्यों हो। ली ह्यून कहता है कि ली जंग बिल्कुल मेरे जैसा है और वो मेरी तरह ही खुद पर डाउट करता है। और फिर वो मिस चाओ से पूछता है कि तुमने भी मुझसे झूठ बोला था कि तुम मेरी फैन हो, बल्कि तुम मुझे अपने फादर के बारे में पहले भी बता सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था और तुम्हें डर था कि कहीं मैं भी जून यंग की तरह एक मॉन्स्टर तो नहीं और शायद उसकी साइड भी हो सकता हूँ। तो तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी नजरों में क्या हूँ। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन। Out of your mouth, you wish you were someone else. I'm